हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बिना टाइम गंवाए पढ़ेंगे विवाह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम आपका 24 सितंबर 2023 को होने वाला है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। आज से मैच आपके पास 35-36 दिन बचे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आज से तैयारी अपनी बरकरार रखिए और आप एग्ज़ाम को स्किप मत करिए कि अब इसका डेट चेंज होगा। अब इसका डेट चेंज नहीं होगा क्योंकि 19 सितंबर को आपका लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी है। उसके बाद आपका 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिएगा, इसका एग्ज़ाम डेट चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि 45,000 अप्रॉक्स फॉर्म है, बहुत कम ही संख्या में फॉर्म पड़े हैं और 2693 पद हैं। इसलिए देखा जाए तो ये भर्ती आपके पास एक सुनहरा मौका लाई है अपने भविष्य को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। विवाह देखो, जो हमारा मुख्य सेविका का सिलेबस था ये 2 पार्टों में विभाजित था, जिसमें 20 टॉपिक दिए हुए थे। तो 20 टॉपिक में से 10 टॉपिक आपके सोशियोलॉजी से थे और 10 टॉपिक आपके मेडिकल लाइन से यानी कि जो बायोलॉजी से थे। ठीक है, तो आपके 10 टॉपिक सोशियोलॉजी से थे और 10 टॉपिक आपके मेडिकल लाइन से थे। तो कहने का मतलब है सबको जो मेडिकल लाइन वाला था वो सबको इजी लगता था, लेकिन सबसे जो टफ पोर्शन लगता है वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से लगता है, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, बहुत ही टफ माने जाते हैं। तो हम आपको सोशियोलॉजी की भी बताएंगे, साथ साथ जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपको बता दूं। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का सिलेबस हम ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम पिछले 1 साल से लगातार वीडियो बना रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे थ्योरी क्लास हो, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास हो या चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सारे हैं। फैक्ट्स वाली सारी क्लासें वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, लाइन वाइज यानी कि पूरे पार्ट वाइज चैप्टर वाइज कवर किया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हालांकि मैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कठिन लगती है वही कराएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए लगातार 10-12 घंटे डेली, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई भी कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं है। ठीक है, देखते हैं अपने क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कार्य विवाह की संस्था से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसलिए क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो ये हमारे नोट्स है जहाँ से मैं लेकर आया हूँ कंटेंट, ये ग्रेजुएशन की बुक होती है। ठीक है, विवाह वहाँ से टॉपिक मैंने उठाया है और उसी से जो एमसीक्यू मिलेंगे 50-60 उसी हम करके करवाएंगे आपको। कहने मतलब ये ग्रेजुएशन की जो आपकी सोशोलॉजी बुक होती है वहाँ से कंटेंट हम लेकर आए हैं, मतलब ऑथेंटिक कंटेंट है ये, आप कोई इधर उधर से बहकाने वाला नहीं है। तो इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा कार्य विवाह की संस्था से संबंधित नहीं है। भैया, यौन संतुष्टि का नियमन करना। मैंने बताया था कि विवाह का मेन मोटिव क्या होता है, संतान उत्पन्न करना, अपना परिवार को बढ़ाना। देश की रक्षा करेंगे कैसे करेंगे, जब आप संतान पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तभी तो देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन संस्कृति की रक्षा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, आपको आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो आप महज 40 मिनट में पूरा पेपर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जल्दबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विवाह की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है, संवेगात्मक आधार नहीं होता है, सामाजिक संरचना का केंद्र नहीं होता है, लेकिन शारीरिक जो आधार होती है ये प्रमुख विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, अब फिर मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मैं शुरुआत से ये कहते आ रहा हूँ कि जो भी स्टेटमेंट होता है, ये कथन, कभी कभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वहाँ पर कथन दिया होगा स्टेटमेंट, और आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया था, यानी कि यह कथन किसने दिया था। तो अगर आपको कथन नहीं आता तो आप गलती कर जाएंगे। इसलिए हम आपसे शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि सारे कथन, सारे स्टेटमेंट आप कॉपी में किसी एक पेज पर लिखिए, यानी अलग एक पेज पर लिख लीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, इसलिए कथन लिखा है, तो एक कथन को आप पेज पर एक जगह कहीं एकत्रित करके लिखिए, यानी इकट्ठा करके एक ही पेज पे लिखिए। तो आज पढ़ने बैठेंगे तो हर एक स्टेटमेंट में आप अंतर कर पाएंगे। ठीक है, इसने कहा है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा। ये किसका था, ये मैलिनोवस्की थे, सोशोलॉजिस्ट, उनका था कथन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था, तो ये डॉक्टर रिवर्स साहब का कथन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कहीं हो जाएगा। हम आपको सही आंसर इसमें वैसे तो दिया है, लेकिन मैं जहाँ से नोट्स लेकर आया था उसमें ऑप्शन ऑलरेडी ब्लैक से हाईलाइट था। डॉक्टर कपड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उसमें क्या होता है, रति मतलब आनंद होती है, प्रजा संतान यानी कि आपने कहा है अपना परिवार को बढ़ाओगे धर्म की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये कपाड़िया के अनुसार था। नेक्स्ट है,
हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप है। परंपरागत स्वरूप क्या है, यानी कि ट्रेडिशनल, जो हमारा ट्रेडिशनल होता है वो हमारा प्रजापात विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग बताइएगा अनुलोम विवाह क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये हमारा 1955 में आया था। ठीक है, सभी को पता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। शारदा एक्ट आपका 1929 में आया था। ये सब चीज़ें विवाह से रिलेटेड है। हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, ये हमारा होता है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बाकी संतानोत्पादन, रति और धर्म, देखो विवाह में क्या करना है, विवाह किस लिए होता है भाई, रति के आनंद के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, धर्म देश की रक्षा करने के लिए होता है, और आपका परिवार बढ़ाने के लिए होता है। ये आपका विवाह के उद्देश्य होते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमारा हिंदू विवाह में नहीं होता, ये मुस्लिम विवाह में माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको अगर इसलिए हिंदू विवाह कहा गया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट संविदा नहीं होगा, ये मुस्लिम विवाह में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, ये आपका 1856 में आया था। विधवा, हिंदू विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रणेता थे। तो ये 1856 में आया था, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले ही आया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रणेता था, यानी कि इसको बढ़ावा दिए थे। इसको आप याद रखिए, हिंदू विधवा की बात कर रहे हैं। फिर शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था, शारदा अधिनियम आपका 1929 में आया था। ये शारदा नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट पर गया था। इसमें जो महिलाओं की जो उम्र थी शादी करने की वो 18 से 14 वर्ष की गई थी। ठीक है, ये शारदा एक्ट में था, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने मृत पति के भाई से विधवा विवाह क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम देवर विवाह बोलते हैं। यानी कि जो मृत पति होगा उसका भाई, यानी कि कोई पति है, ठीक है, उसका भाई देवर तो ही होगा। तो वो अगर देवर से शादी करती है, उसका पति एक्सपायर हो जाता है, तो उसे हम देवर या देवर विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सीधा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था, दहेज निरोधक अधिनियम ये कब आया था, ये 1961 में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह के विषय में किसने कहा है, गंधर्व विवाह के बारे में किसने बताया है, तो ये मनु थे, मनु साहब ने गंधर्व विवाह के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को संबोधित किया जाता है, किससे कहता है, विवाह जन्य रिश्तेदारी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विवाह का प्रचलित स्वरूप होता है, क्या होता है, एकल विवाह। कैसे होता है, देखिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विवाह कौन सा है, एकल विवाह। भाई एक महिला एक ही पुरुष शादी करती है। आजकल का जो प्रचलन है वो एकल विवाह में है भाई। क्यों, अब इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि लोग 2-3 शादी क्यों करें भाई, जब उनका एक ही शादी से काम हो रहा है और उनकी खर्चा लिमिटेड है। कहने मतलब है अगर 2-3 शादी करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ एक शादी हो जाती, खर्चा आप पूरा नहीं कर पाते, तो 2-3 शादी कैसे करेंगे। तो आप समाज में जो आज प्रचलन है वो एकल विवाह का है, यानी कि आप एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करता है। तो समाज में सभी जानते हैं एकल विवाह प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य विवाह नहीं है, कौन सा नहीं है, ये हमारा अंतर जातीय विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विवाह के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विवाह को निर्दिष्ट करता है, ये हमारा होता है बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो विवाह के हम 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर बाहर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से एक संबंध प्राथमिक विवाह नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन प्रस्तुत करता है, ये हमारा पति और पत्नी प्रस्तुत करता है, प्रथम वैवाहिक नातेदारी। तो ऑप्शन नंबर ए था। देखो जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे 24 सितंबर को आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप जैसे ही पढ़ेंगे बस आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, और आप मान लो ये 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ऐसा करिए कि 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, यानी खत्म करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि 2 जो क्वेश्चन आपके बचे हैं आंसर, ठीक ऑप्शन, उसमें कौन सा सही होगा, यानी कि आप उसको बोलते हैं बाय ऑप्शन सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण कन्या शुद्ध पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अनुलोम विवाह, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुलोम विवाह क्या होता है। देखो यदि कोई ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह करती है उसे प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। अगर कोई पुरुष
उच्च जात से करते तो अनुलोम करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्जातीय विवाह के विद्यार्थी प्रावधान सर्वप्रथम किस में किए गए हैं? तो ये हमारा विशेष विवाह अधिनियम 1872 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतः विवाह रूढ़िवादी है जबकि बाह्य विवाह प्रगतिवादी है। यह स्टेटमेंट कितना है? देखो, जितने भी स्टेटमेंट है कॉपी में अभी भी आपके पास समय है, कॉपी में एक जगह ही लिखिए, उसको डेली पढ़िए। ठीक है, ये हमारा सेमन एम केलकर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है? किसने माना है? ये हमारे बेस्टर मार्क्स साहब ने माना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परंपरागत हिंदू विवाह की विशेषता क्या है? क्या है? ये आपका प्रतिलोम पर नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों द्वारा हिंदू विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? तो ये आपके पुत्र को जन्म होता है, इसी के ऊपर मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, हम आपको सही आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम सारे ऑप्शन बताएंगे तो टाइम आपको पढ़ने में ज़्यादा लगेगा और हमको वीडियो बनाने में ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमको ये दिक्कत नहीं है कि आप वीडियो कितना देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको है आपको सही आंसर पता होना चाहिए। हम चाहते तो चारों ऑप्शन बोलते, लेकिन नहीं बोलेंगे, केवल हमको जो सही ऑप्शन लगता है वही बोलेंगे। आपके पास लिमिटेड समय है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का एक विशेष स्वरूप है? परीक्षा विवाह नहीं है, हट विवाह नहीं है, विनिमय विवाह नहीं, ये परिवार के टाइप है ही नहीं। परिवार का था एकल विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापात विवाह, ये थे विवाह ना। ये तो परीक्षा विवाह है ही नहीं, हट विवाह है ही नहीं, विनिमय विवाह है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। है कौन कौन से? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है, प्रजापात विवाह, ये टाइप थे विवाह के, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट है, यह नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उस नियम कहते हैं, उसे हम बाह्य विवाह का नियम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाह्य विवाह क्या है? ये समूह से बाहर विवाह करना। नाम से स्पष्ट होता है बाहिर विवाह, यानी कि बाहर विवाह, समूह से बाहर विवाह। नेक्स्ट है, यदि किसी लड़की का विवाह अपने से निम्न जात की परिस्थिति वाले लड़के से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह होता है? उसे प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम, यानी कि लड़की का विवाह अपने से निम्न जात के लड़के से होगी तो उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, लेकिन अगर लड़की की शादी अपने से उच्च जात के लोग से होगी तो उसे हम अनुलोम विवाह बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है अनुलोम एवं विलोम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू विरुद्ध अधिनियम 1955 बहिर्विवाह के नियमों में से किसे मान्यता देता है? कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। गोत्र, प्रवर या सापिंड? तो इसमें होगा गोत्र और प्रवर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह नियम जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बहिर्विवाह की संज्ञा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ दोनों में ही पाया जाता है? उसे हम बोलते हैं धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखो, हमको 50 साल क्वेश्चन करवा देंगे अगर विवाह से, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन जल्दा नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह अधिनियम का मान्य स्वरूप है? क्या है? वाय विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। आर्स है नहीं, गंधर्व होता नहीं, असुर होता नहीं। देखो, बाई ऑप्शन आप देख के आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधु मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? प्रथा के दो वधु का मूल्य, यानी कि वधु की जो मूल्य आंकी जाती है वो प्रथा के रूप में होती है, वो हमारा असुर विवाह में देखने को मिलता है। यानी कि जो लड़की की कीमत होती है वो दहेज के रूप में, मूल्य के रूप में चुकानी पड़ती है, तो हमारा असुर विवाह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह क्या बोलते हैं? एकल, जो आपके समाज में चल रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक पुरुष शादी किया, एकल विवाह। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारगत विवाह है? कौन सा हिंदू विवाह एक हमारा संस्कारपूर्ण विवाह होता है? इसमें हमारे संस्कार होते हैं। ठीक है, शादी होती है तो पता नहीं कितने संस्कार होते हैं, हमको नहीं पता है, शादी जब इसकी होगी वो जान जाएगा कि कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर विवाह किसे कहते हैं? जो अंतर विवाह होता है अपनी ही जात के अंदर विवाह करना, अपनी ही जात के अंदर विवाह करना, अंतरजात अपनी ही जात से बाहर विवाह करना, बाहर विवाह, ये डिफरेंस होता है। अंतरजात मतलब अपनी ही जात के अंदर विवाह करना, बाहर जात मतलब अपने समूह से बाहर विवाह करना, ये आपका बाहर जात होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुओं में गोत्र अंतर विवाह को किस श्रेणी का विवाह माना गया है? ये आपका निषिद्ध श्रेणी का विवाह माना गया। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मेल फीमेल की जगह मेल फॉर्म में फिल हो गया था, वो 28 अगस्त 2023 को पिकअप भवन लखनऊ जाकर अपना फॉर्म को करेक्शन करवाएं, अन्यथा उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसलिए वो जाकर, अभी उनके पास समय है, वो अपना फॉर्म
पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ जाकर सही करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है 28 और 29 अगस्त को। ठीक, ये जानकारी देना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह में होने वाले वर्तमान परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से क्या है? ये होता है नए समाज एवं कानून। नेक्स्ट है, हिंदू में सापिंड बाहिर्विवाह किस जात समूह के लिए अनिवार्य है? ये आपका सभी जातियों के लिए अनिवार्य होता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे व्यापारी हो, सबके लिए होता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्विवाह का कारण क्या माना जाता है? तो इसमें होता है रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, भाई अपनी ही जात में विवाह करना। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण से ये भी रहता है, जातियों की संस्कृति भिन्नता। यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप हिंदू विवाह में होने वाला वर्तमान परिवर्तन मानेंगे? अंतर्विवाह के नियम में शिथिलता जो होती है, ये होने वाला वर्तमान परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा? ये ये डिफिनीशन बहुत बार पूछी जाएगी, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये एक पूछी जाने वाली स्टेटमेंट है। तो ये बिस्टर मार्क का प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत पूछी गई है। नेक्स्ट है, एक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह में अनेक अनुष्ठानों का समावेश होता है। निम्नलिखित में से अनुष्ठानों का कौन सा सेट हिंदू विवाह से संबंधित है? तो ये कन्यादान, पाणिग्रहण, लाजा होम और सतपदी, इसको ये आप याद रखिएगा। कन्यादान तो याद रखेंगे, पाणिग्रहण याद कर लेंगे, ये दो वर्ड आपके लिए कठिन हो सकते हैं, तो आप इसको देखो। आप इतना पढ़े होंगे, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आप देखने को नहीं पाए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो, आप कोई भी मार्केट से बुक लाइएगा तो आप उस बुक्स में हर चीज़ कवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ग्रेजुएशन की हम बुक लेकर आए हैं ढूंढ के, जहाँ से टॉपिक दिया था विवाह, उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हम पुटअप करके यहाँ पे लाएँ। लेकिन आप कोई मार्केट से बुक लेकर आइएगा तो उसमें विवाह के हो सकता है इतने सारे क्वेश्चन ना हो, और अगर होंगे तो हो सकता है कि ऑथेंटिक ना हो, बनाए चुनाए ऐसे हों। तो ये जो बुक हम लेकर आए हैं, ये आपकी विवाह, आपके ग्रेजुएशन की जो बुक होती है वहाँ से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए आपने विवाह में क्वेश्चन शायद ये आप कहीं ना देखे हों, लज्जा होम एवं सतपदी, ये आप देखे ही नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के स्वरूपों को अभिव्यक्त करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? अब देखो, वाय विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह, एक क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, वाय, आर्ष, असुर और राक्षस, एक क्रम आपको याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्रम पूछता है तो आप इसे टिक करने आएंगे। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह। मैंने अभी बता दिया कि प्रतिलोम क्या होता है। स्त्री द्वारा अपने से निम्न जात की पुरुष, यानी कि कोई रानी है, ठीक है, वो अपने साम्राज्य की किसी निम्न जात के पुरुष से शादी करती है तो हमारा क्या होगा? प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिलोम विवाह था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह का उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक आधार पर, यहाँ पे देखो धार्मिक पूछा है, तो धार्मिक संप्रदाय संबंधों में अधिक स्थिरता लाना, ये आपका धार्मिक कारण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुलोम को माना जाता है एक विवाह का एक मान्य स्वरूप है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए तो वहाँ पर सर्च करिए एग्ज़ाम आरजू क्लासेस और मेरा लोगो बन के आएगा, वही मेरा चैनल है, उसको ऐड कर लीजिए और जो भी पीडीएफ होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज और यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दे सकती है, किसके? ये रिवर्स का कथन था। नेक्स्ट है, मार्डाक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के निम्न में से किस उद्देश्य का उल्लेख किया है? तो ये यौन संतुष्टि का उल्लेख किया है, आर्थिक सहयोग, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे से आर्थिक सहयोग से जुड़े होते हैं, संतानों का सामाजिकरण, लालन पालन, यानी कि जब एक दाम्पत्य होती है, सदा पति पत्नी का जोड़ा होता है तो संतान उत्पन्न करते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संख्या है? ये बोगार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बोगार्ट साहब ने साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी थी। नेक्स्ट है, विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें कि स्त्री जन्मी माता पिता की वह संतान मानी जाए। यह कथन किसका था? ये लूसी मेयर का कथन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसमें एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह करता है उसे हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अगर कोई पुरुष है वो 2-3 महिलाओं से शादी करता है तो उसे बहुपत्नी, नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुपत्नी, यानी कि बहुत पत्नियों से शादी करता है, तो यहाँ पर बहुपत्नी विवाह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न जात की महिला उच्च जात के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे अनुलोम, ये
देखो आपके अनुलोम विवाह पूछेगा क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या पूछा जाएगा, राक्षस विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह क्या होता है, आदर्श विवाह क्या होता है, प्रजापात विवाह क्या होता है। इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जाइएगा देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन वहाँ पे टेलीग्राम सॉरी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर विवाह नाम से टॉपिक होगा, वहाँ मैंने बहुत अच्छे डिस्कस किया है, मतलब पढ़ाया सब कुछ है। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो ये बात अलग है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। आप मेरी कोई भी वीडियो अगर थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई भी वीडियो 15 मिनट से ऊपर नहीं है। तो अगर आप 2 की स्पीड में देखेंगे तो वो वीडियो आप 7 मिनट में देख डालेंगे। तो आपके पास अभी बहुत समय है एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है, धर्म, प्रजा और रति, यही आपका होता क्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू को तलाक प्रदान किए गए, तो ये 1955 का था। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है, तो ये आपकी 2 वर्ष के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द। अच्छा, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जात का पुरुष जब उच्च जात की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत बड़ी भाई की विधवा से, मैंने अभी बता दिया। ठीक है, निम्नांकित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है, ये आपको ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, ये उत्तर वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में लिखा गया ऋग्वेद था। नेक्स्ट है जब वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम प्राधायित होता है तो उसे जात कहते हैं, की परिभाषा किसने दी थी, ये हमारे C.H. कुले साहब ने दिया था। नेक्स्ट है शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था, यह बाल विवाह को रोकने के लिए पारित हुआ था शारदा एक्ट। ठीक है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम क्या, ये हमारा गंधर्व विवाह होता है। जो आजकल में लव मैरिज होती है उसे हम गंधर्व विवाह की संज्ञा देते हैं। देखो अब कितना और लगता है, आप लोग लव मैरिज तो नाम सुने होंगे, लेकिन लव मैरिज को प्रेम विवाह का परंपरात्मक जो रूप होता है उसे हम गंधर्व विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो घर पे ये मत कहिए कि हम गंधर्व विवाह करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे गंधर्व विवाह क्या कह रहा है। ठीक है, तो गंधर्व विवाह मतलब होता है लव मैरिज, इसको आप इंग्लिश में लव मैरिज, हिंदी में प्रेम विवाह, और आपका परंपरागत जो नाम होता है उसे गंधर्व विवाह नाम होता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिख, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान करते हुए, किंतु इनमें निम्नलिखित से ऐसे एक सम्मिलित नहीं किया गया, यह हमारा क्या है, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जाति। तो यहाँ पर सब सही होगा। देखो ये 63 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको जो क्वेश्चन लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है तभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मत लिखिए, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट्स बनाना है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।